पर सफल आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 715 ईस्वी, ऑप्शन बी 712 ईस्वी, ऑप्शन सी 1192 ईस्वी और ऑप्शन डी 1178 ईस्वी। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 712 ईस्वी। जी हाँ, कब? 712 ईस्वी में। जी हाँ, मोहम्मद बिन कासिम, अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, यानी मोहम्मद बिन, ध्यान से देखिए, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के, भारत का जो एरिया है सिंध के थट्टा, कौन सा क्षेत्र? सिंध के थट्टा के क्षेत्र पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। उस समय सिंध का राजा था दाहिर। जी हाँ, उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो राजा दाहिर का शासन था। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? जी हाँ, ध्यान से देखिए आप लोग, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। जजिया कर एक प्रकार का गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। तो उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? जी हाँ, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 15 बार, ऑप्शन बी 16 बार, ऑप्शन सी 17 बार और ऑप्शन डी 12 बार। इसका आंसर आप लोग कीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 17 बार। जी हाँ, महमूद गजनवी ने 1001, ध्यान से देखिए, 1001 और 1027 के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था 16वां क्रम का। जी हाँ, कौन सा? 16वां क्रम का 1025 ईस्वी में। और क्या था? सोमनाथ मंदिर। ध्यान से देखिए दोस्तों, सोमनाथ मंदिर। जी हाँ, गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को लूटना ही उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है और यह 16वां क्रम का आक्रमण था। सन याद रखे रहिएगा 1025 ईस्वी में। तो उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तराइन का प्रथम युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था? जी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी पृथ्वीराज चौहान के बीच, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी जयचंद के बीच, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच और ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी भीम प्रथम के बीच। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। जी हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, जी हाँ 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। कौन? इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। ठीक अगले वर्ष 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी होता है। कौन विजयी होता है? मोहम्मद गौरी विजयी होता है। तो याद रखिए, ध्यान दीजिए, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। सन क्या है? 1191 ईस्वी। तराइन के द्वितीय युद्ध में सन क्या है? 1192 ईस्वी। कौन विजयी हुआ था? मोहम्मद गौरी। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए।
उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत, ध्यान से देखिए, वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है, तो वास्तविक संस्थापक अगर पूछे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, कौन था, तो इल्तुतमिश। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण किया था, और इन्होंने ही कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी लाहौर से इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, ले आया, दिल्ली। इसीलिए माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत, ध्यान से देखिए, सुनिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण किया था, तो आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है। तो उम्मीद है आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गुलाम वंश का संस्थापक है। जी हाँ, निम्न में से गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी गौरी। इसका आंसर आप लोग कीजिए। गुलाम वंश का संस्थापक, उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 ईस्वी में, जी हाँ, कब, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुव्वतुल इस्लाम, ध्यान से देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक से एक और क्वेश्चन बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही क्या कहते हैं? दान बख्श कहते हैं, लाख बख्श कहते हैं, हातिम द्वितीय के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि यह बहुत ही दानी शासक था। और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बनता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, जी हाँ, राजस्थान के अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि कुतुब मीनार की स्थापना किसने किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। किसके याद में? तो बख्तियार काकी की याद में। ध्यान से देखिए, सुनिए, बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो उम्मीद है ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अभी आप लोगों ने इसका सामना किए थे। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर कीजिए। शाबाश, आप लोग इसका आंसर कर चुके हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से गुलामों का गुलाम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पीसीएस में यह क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से गुलामों का गुलाम कहते हैं। जी हाँ, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए इल्तुतमिश को, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन सी बलबन को और ऑप्शन डी गौरी को। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए।
उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। जी हाँ, इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी का गुलाम था, गौरी का गुलाम था। और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो गौरी का गुलाम कौन? मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। जी हाँ, उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं आता है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों को अगर आप लोग क्रम से जानते हैं तो ये इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाएंगे। निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जहांगीर। जी हाँ, बहलोल लोदी, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं, जबकि जहांगीर जो है मुग़ल के अंतर्गत आते हैं। मुग़ल शासक है, जो कि जहांगीर जो है मुग़ल शासक है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं आता है। तो उम्मीद है इस पॉइंट को आप लोग समझ चुके होंगे। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के वंशजों का सही क्रम है। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिल्ली सल्तनत के जो वंशज हैं ये सभी वंशजों को क्रम से सजाया गया है। इसमें आप लोगों को बताना है कि दिल्ली सल्तनत के वंशजों का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए देखिए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी, सैयद। ऑप्शन बी, खिलजी, तुगलक, गुलाम, लोदी, सैयद। ऑप्शन सी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। और ऑप्शन डी, गुलाम, खिलजी, सैयद, तुगलक और लोदी। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। जी हाँ, इसका सही क्रम यही है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। उम्मीद है इस पॉइंट को आप लोग समझ चुके होंगे। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? जी हाँ, ध्यान से देखिए, सबसे कम समय तक किसने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी लोदी वंश और इसको बना लीजिए ऑप्शन ई सैयद वंश। तो सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? इसका आंसर दीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खिलजी वंश। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, खिलजी वंश। सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो वंश है वो खिलजी वंश। टाइम क्या है? 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी। कितना वर्ष हुआ? 30 वर्ष हुआ। जी हाँ, कितना वर्ष? 30 वर्ष हुआ। और अगर क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो कौन सा वंश होगा? तब होगा क्या? तुगलक वंश होगा। जी हाँ, सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? तो तुगलक वंश किया था। तो उम्मीद है इस पॉइंट को आप लोग समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है इब्राहिम लोदी। कौन सा? इब्राहिम लोदी, यानी ऑप्शन डी सही है, इब्राहिम लोदी। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था?
तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रक्रिया शुरू की थी? ध्यान से देखिए दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रक्रिया शुरू की थी? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर आप लोग कीजिए। नगद वेतन, ध्यान से देखिए आप लोग, नगद वेतन देने की प्रक्रिया शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है आंसर अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यानी अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले नगद वेतन यानी सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रक्रिया शुरू की थी। ध्यान से देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित और क्वेश्चन बनते हैं। इसका टाइम क्या था? 1296 ईस्वी से 1317 ईस्वी तक, और इसी ने ही अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। अलाई दरवाज़ा, जी हाँ, अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। जी हाँ, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी बलबन। जी हाँ, ऑप्शन डी क्या है? बलबन। ध्यान से देखिए, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो उम्मीद है इसका आंसर आप लोग कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, ऑप्शन सी सही है, फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? जी हाँ, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? ध्यान से देखिए, जजिया, यहाँ ब्राह्मणों पर जजिया की बात हो रही है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सिजदा और पैबोस नामक प्रथा की शुरुआत किस शासक ने किया था? जी हाँ, सिजदा और पैबोस नामक प्रथा की शुरुआत किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। उम्मीद है इसका आंसर आप लोग कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है बलबन। जी हाँ, बलबन, यानी ऑप्शन बी बलबन। सिजदा और पैबोस, ध्यान से देखिए, सिजदा और पैबोस नामक प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने किया था। और बलबन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि नौरोज़ त्यौहार, जी हाँ, नौरोज़ त्यौहार को किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने ही किया था। और इसी ने ही लौ और रक्त की नीति भी अपनाया था। लौ और रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने ही अपनाया था। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गुलाम वंश का अंतिम शासक है? जी हाँ, निम्न में से गुलाम वंश का अंतिम शासक है। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी शमसुद्दीन तैमूर, ऑप्शन सी आराम शाह और ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। इसका आंसर आप लोग कीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है बलबन। जी हाँ, इसका सही आंसर है शमसुद्दीन तैमूर,
यानी निम्न में से गुलाम वंश का अंतिम शासक, ध्यान दीजिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर था। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे कि गुलाम वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक कौन था और अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था, तो अंतिम शक्तिशाली शासक और पूछे तब उसका जवाब क्या होगा? तब जवाब होगा बलबन। तो दोस्तों ये थे टॉप 15 क्वेश्चंस। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये क्वेश्चंस अगर आपको लगे कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।